हेलो फ्रेंड्स, 2011 और 12 में रीट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात हमने कर ली है। आज 2015 में रीट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया था, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया है वो क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है। शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, क्लोरीन गैस के साथ करवाई जा रही है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, CaO और Cl2 प्लस H2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसे क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, CaOCl2। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किसने किया था, लेमार्क ने किया था। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क ने किया। लेकिन जीव विज्ञान के जनक हैं वो किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान पूछा जाए या जंतु विज्ञान पूछा जाए तो जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान है उसका जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। आपको पूछा गया था जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित हैप्लॉइड होता है। इनमें से कौन सा भाग है जो हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इसके अलावा पुष्प, अंडाशय और परागकोश ये क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। पुष्प होता है वो आवृतबीजी में प्रजनन इकाई होती है। और अंडाशय क्या होता है, जो पौधे का भाग है, जो पौधा है उसका मादा भाग होता है वो अंडाशय होता है। और पौधे का नर भाग होता है वो परागकोश होता है। तो अगुणित भाग पूछा गया था तो युग्मक इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी कौन सा है। जो जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं उनमें से लाभकारी जीवाणु कौन सा है। तो पेनिसिलियम, ये तो पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है ये मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जठर रस में होते हैं, जठर रस है उसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आमाशय होता है, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। और जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा ही क्या स्रावित किया जाता है, जठर रस स्रावित किया जाता है। तो उसमें कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन ये एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जठर रस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भी जठर रस में प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में एग्जाम में बोनस दिया गया था क्योंकि ये रेनिन होता है ये कहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है जठर रस में। जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता तो शायद ये आंसर सही हो सकता था। तो इसका आंसर तो ये पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन है। इसके अलावा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भी प्रेजेंट होता है जठर रस में। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व इनमें से कौन सा है। तो पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, एक वृहद मात्रिक और एक सूक्ष्म मात्रिक। वृहद मात्रिक होता है उनमें उनकी पादपों में ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं उनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आप वृहद मात्रिक को याद कर लो तो सूक्ष्म मात्रिक, इनके अलावा आपको एग्जाम में जो मिलेंगे वो क्या होंगे, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होंगे। तो वृहद मात्रिक पोषक तत्वों को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कहो ना प्यार से कि कल मिलेंगे। तो कहो ने कैसे, कार्बन, हो से HO, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये कौन से होते हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। तो इनके अलावा आपको एग्जाम में कौन सा दिया गया था, मैग्नीज दिया गया था। तो मैग्नीज क्या हो जाएगा, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों क्या हैं, वृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं। तो आप इस ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें
पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वर्षणीय हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और श्रावण करती हैं? कौन सी कोशिकाएं हैं पुरुषों में जो वर्षणीय हार्मोन एंड्रोजन होता है उसका श्रावण भी करती है और संश्लेषण भी करती हैं? तो वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लेडिक कोशिकाएं होती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो क्या प्रदान करती हैं? जो स्पर्म होते हैं उनमें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, जबकि एंड्रोजन का संश्लेषण और श्रावण कौन सी करती हैं? लेडिक कोशिकाएं होती हैं वो करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप कितना होता है? सामान्य टेम्परेचर मानव शरीर का कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो वो कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? 1 न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और डाइन क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो वो पूछा गया है कि 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के तुल्य होता है? तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के तुल्य होता है। तो आपको बी ऑप्शन में दिया गया था 10 की पावर 5 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी विधि है ऊष्मा संचरण की जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऊष्मा संचरण की विधियां होती कितनी है? 3 होती हैं, चालन, विकिरण और सहवन विधि। तो जो विकिरण विधि होती है उसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक कौन सी विधि के माध्यम से आती हैं? तो वो विकिरण विधि के माध्यम से आती है। तो विकिरण विधि इसका आंसर होगा, इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए, किसको दुगुना कर रहा है? दाब को दुगुना कर रहा है, तो ध्वनि का वेग है वो क्या होगा? तो वायु में ध्वनि का वेग कितना दे रखा है? 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ध्वनि का वेग है वो प्रेशर यानी दाब है उस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वायु का दाब है वो कितना गुना ही करो आप, 2 गुना 4 गुना कितना गुना ही करो, ध्वनि के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्वनि का वेग है वो वही रहेगा। कितना दे रखा है आपको? 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो ध्वनि का वेग कितना होगा? 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। इस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी के पृष्ठ से प्लायन वेग का मान क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ से प्लायन वेग का मान कितना होगा? तो प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जब कोई भी पिंड है वो पृथ्वी की सतह से हम दूर फेंक रहे हैं तो वह गुरुत्वीय वेग को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस कभी नहीं लौटता, उसको क्या बोलते हैं? प्लायन वेग कहते हैं। तो उसका मान कितना होता है? 11.2 तो सभी में दे रखा है, तो इसको ध्यान में रखना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति सेकंड होगा 11.2, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? इनमें से प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? जो प्रकृति से यानी डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। तो कपास है वो किससे प्राप्त होता है? पादप से प्राप्त होता है। सिल्क है ये कीटों से प्राप्त होता है, और ऊन है वो भेड़ से प्राप्त होती है। तो ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक रेशे हैं। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। कपास, सिल्क और ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का संगठन प्रतिशत कितना होता है? तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है? 60 से 68% होता है, और SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो 17 से 24% प्रेजेंट होता है। तो से इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? साइंस में एक क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का पूछा जाता है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर के उदाहरण कौन से हैं? तो मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन के बीच में पाए जाते हैं? कौन सी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। इनके अलावा भी
कई छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी मंगल से पहले वाले ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये किस में आते हैं, आंतरिक ग्रह में आते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये किस में आते हैं, बाह्य ग्रह में आते हैं। तो मंगल और बृहस्पति यानी आंतरिक और बाह्य हैं ग्रह हैं, उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। किसके लिए सोनार तकनीक को काम में लिया जाता है, तो सोनार तकनीक होती है उसमें प्रासर्व्य जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको काम में लिया जाता है। तो सोनार तकनीक है वो जल में, जो पानी में स्थित पिंड है उनकी दूरी, उनकी दिशा किस दिशा में है और चाल को मापने के लिए काम में लिया जाता है। दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए सोनार तकनीक को काम में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है। कौन सा कथन गलत दिया गया है इनमें से, तो ये अभिक्रिया है आपको गलत दी गई थी एग्जाम में। यहाँ पर सल्फर दे दिया, जबकि रिएक्टेंट साइड यहाँ पर सल्फर दिया ही नहीं गया है, जब प्रोडक्ट साइड में सल्फर आ गया। तो ये क्वेश्चन है इसमें बोनस मिला गया था। तो अगर यहाँ पर सल्फर नहीं होता और इस रिएक्शन में फिर आंसर क्या होता, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेड ऑक्साइड दे रखा है। वो किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2 मोल लेड के और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा उसकी बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक अभिक्रिया में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन कहा जाता है। और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था शीशा अपचयित हो रहा है, यानी शीशा लेड है वो क्या हो रहा है, अपचयित, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। और एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ना तो कभी ऑक्सीडेशन होता है और ना ही रिडक्शन होता है, सिर्फ रिएक्टेंट साइड को आपको देखना है। तो यहाँ पर शीशा अपचयित यानी लेड है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो लेड तो प्रोडक्ट साइड दे रखा है, इसलिए प्रोडक्ट का कभी भी ऑक्सीकरण या रिडक्शन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी प्रोडक्ट साइड है, ये भी ऑप्शन गलत दे रखा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये ऑप्शन तो सही दे रखा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये ऑप्शन भी सही दे रखा है। तो आपको गलत ऑप्शन पूछे गए थे, तो शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर होता, अगर ये क्वेश्चन सही होता, यहाँ पर सल्फर नहीं दिया जाता तो। इसके अलावा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है, -2 होती है ऑक्सीजन की, और लेड की कितनी दे रखी है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और कार्बन की जो सिंगल आइटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में, तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। और यहाँ पर कार्बन की, ऑक्सीजन की यहाँ पर -2 है और कार्बन की +4 है। तो जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है उसको तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड है वो +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में, तो +2 से यानी इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब जो लेड ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जो कार्बन है, कार्बन की पहले ऑक्सीकरण स्टेट कितनी थी, 0 थी, और बाद में कितनी हो गई, +4 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे। एक अभिक्रिया दी गई है आपको, इसके उत्पाद के बारे में पूछा है। तो फेरस सल्फेट यानी क्या दिया गया आपको, FeSO4 और साथ में
जल के अणु दिए गए हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये जल के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 2FeSO4 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको फिर से गर्म करते हैं तो क्या वो किस में टूटेगा, Fe2O3 साथ में SO2 और SO3, तो इसमें टूट जाता है। तो आपको पूछा गया है M पर क्या प्राप्त होगा, यानी जब एक बार गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट FeSO4 प्राप्त होगा और बाद में एक गर्म करने पर किस में टूटता है, Fe2O3 SO2 और SO3। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन में ये दिए गए हैं, तो ये उत्पाद बनेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है, तो इसमें सारे ऑप्शन है वो गलत दे रखे थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते किसे हैं, जब कोई निश्चित टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो निश्चित टेम्परेचर यानी उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। पर कोई भी पदार्थ है वो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को द्रव्य अवस्था से किस में चेंज कर रहा है, वाष्प अवस्था में, यानी द्रव्य से किस में चेंज कर रहा है, वाष्प में चेंज कर रहा है। तो इसमें जो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है वो गलत दे रखे थे, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस गया था। तो यहाँ पर अगर वायुमंडलीय दाब नहीं दे रखा होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। तो आपको सही परिभाषा है उसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होगी। कणों की संख्या पूछी गई है, कितना दे रखा है द्रव्यमान, आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु दे रखे हैं, उनमें कणों की संख्या। तो कणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको द्रव्यमान दे रखा है, यानी दिया गया द्रव्यमान बटे में एटॉमिक नंबर यानी परमाणु द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na, इसको Na को क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कणों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अवोगाद्रो संख्या का नंबर कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इसका मान होता है। तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु दे रखे हैं, दिया गया मास कितना है 8 बटे परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास है वो कितना होता है 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर O2 दे रखा है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो 32 हो जाएगा इंटू 6.022 गुणा 10 की पावर 23, 8 चौक 32 और इसका भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 4 5 1 इंटू कितना आ जाएगा 10 की पावर 23। तो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 23, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि कणों की संख्या है वो कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार हमने 2015 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।